आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी फाइनल ईयर में हम यूनिट 1 का पहला टॉपिक करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बीएससी फाइनल में ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने करी थी उनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आपके सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको टॉपिक आसानी से समझ में आए। यहाँ पर हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ सॉलिड्स पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ठोसों का वर्गीकरण। तो हम जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर करते हैं। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी धारा की चालकता के अनुसार इनका कितने हम वर्गों में सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला चालक या कंडक्टर, चालक या कंडक्टर जिसमें आसानी से करंट पास की जा सकती है, चालक। कंडक्टर, आपने पढ़ रखा है कि सभी धातुएं चालक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स। इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। दूसरे प्रकार के आपने पढ़े हैं अचालक या इंसुलेटर। क्या होते हैं अचालक या इंसुलेटर? जैसे कि लकड़ी, कांच आदि। और इसमें से करंट होके नहीं जा सकती, इसकी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपके कंडक्टर हैं इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। और तीसरे तरह के होते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी चालकों और अचालकों के बीच में होती है, या जिनका रेजिस्टेंस चालक और अचालक के बीच में होता है, यानी जिनका रेजिस्टेंस चालक से तो ज़्यादा और अचालकों से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मोर देन कंडक्टर बट लेस देन
इंसुलेटर। और इसके अलावा इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस घटती है, जबकि चालकों की या कंडक्टर्स की बढ़ती है। तो इस प्रकार से 3 तरह के सॉलिड्स आपने पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद अर्धचालक को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी बैंड थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे कि बैंड थ्योरी क्या होती है और बैंड थ्योरी के आधार पर किस तरीके से हम चालक, अर्धचालक और कुचालकों को एक्सप्लेन करेंगे या चालक को एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक है वो आपका बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत। तो बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि हमने पढ़ रखा है कि अगर जो सिंगल एटम्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे बोहर ने बताया था कि वो अलग अलग होते हैं। तो सिंगल एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स इस तरीके से होते हैं, नीचे ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद गैप होता है, फिर ये गैप कम होता चला जाता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए। तो ये सिंगल एटम के लिए होते हैं। और जब हम दो या दो से अधिक एटम पास में लाते हैं, जैसे सॉलिड में जब हम पास पास लाते हैं, तो उनके एनर्जी लेवल आपस में मिलने लगेंगे। यानी नीचे वाला तो सपोज ये n इज इक्वल टू 1, इसमें ये ठोस में, ऊपर n इज इक्वल टू 2। तो जब दो एटम पास पास में आएंगे तो उनके जो ऊपर वाले एनर्जी लेवल हैं वो सिंगल लाइन ना होकर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लाइन बन जाएगी। इस प्रकार से ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये n इज इक्वल टू 4 के लिए। तो जो ऊपर के एनर्जी लेवल हैं वो सिंगल लाइन ना होकर एक बैंड टाइप का बनाती हैं। इसको हम एक दूसरे ग्राफ से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक ग्राफ पढ़ा था, इधर तो थी एनर्जी और इस तरफ थी अंतरा आणविक दूरी या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r। ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। तो शुरू में क्या होते हैं, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। जब डिस्टेंस ज़्यादा है ये अलग अलग हैं,
और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होने लगेगी एटम्स के बीच में, यानी वो इतनी डिस्टेंस पर आ जाएं कि जितना एक सॉलिड के अंदर होती है माध्य दूरी आर नॉट, तो उनके एनर्जी लेवल आपस में मिक्स होने लगते हैं, जैसे कि अभी ऊपर फिगर में दिखाया था। और ये तो आपका सबसे नीचे वाले के लिए हो गया, मान लीजिए ये 2p के लिए हो गया। इसमें तो बहुत कम होगा स्प्लिट, बहुत कम होगी ये, लेकिन यहाँ से इनमें स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जब एटम पास पास आते हैं तो उन एटम्स के बाहर वाले एनर्जी लेवल वो आपस में मिलकर एक बैंड टाइप का बना लेते हैं, और वो बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे हमने ओवरलैप करता हुआ दिखाया है ये पोर्शन, जहाँ पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में कट कर रही हैं। जरूरी नहीं है कट करें, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से बैंड बन जाते हैं। तो इस फिगर में देखें हम, चाहे हम ऊपर वाली फिगर में देखें, तो दोनों से हमें पता लगता है कि सॉलिड्स के अंदर एटम के पास पास आने की वजह से जो एनर्जी लेवल है वो सिंगल ना होकर एक बैंड टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उन बैंड्स के बीच में गैप हो भी सकता है, जैसे यहाँ पर गैप है, ये गैप रेड से मैंने शो किया है, ये गैप है। और नीचे वाली फिगर में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जहाँ पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में मिल रही हैं। तो अब जो बाहर वाले, सबसे बाहर वाले दो बैंड हैं, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या उनके बीच में कितनी दूरी है, उसके आधार पर हम सॉलिड्स का तीन पार्ट में डिवीजन करते हैं: कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो उसको समझते हैं अब। जो सबसे बाहर वाला बैंड होता है, जैसे यहाँ पर ये सबसे बाहर वाला बैंड ये है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। कंडक्शन या चालन बैंड। और उसके जस्ट नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं संयोजी या कोवेलेंट बैंड। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बैंड। तो इस तरीके से बाहर के जो दो होते हैं, सबसे बाहर वाले को हम कंडक्शन बैंड और उसके अंदर वाले को हम वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं। तो अब इनके आधार पर, इनके बीच के गैप के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे: इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर कौन से होंगे? जिसमें आसानी से करंट जा सके, इसका मतलब जो इनका चालन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन हो। चालन बैंड का नाम चालन बैंड क्यों पड़ा है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में पार्ट लेते हैं।
और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड बनाने के काम आते हैं, इसलिए उसका नाम वैलेंस बैंड पड़ा। तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि जो सबसे बाहर वाला बैंड है इसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और वैलेंस बैंड, या तो इनके बीच में गैप जीरो होगा या एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से कंडक्शन में काम आ जाएंगे। दूसरे तरह का होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और ना वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं आसानी से। इसके लिए दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ सके, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तब भी नहीं आ सके। और ये जो गैप होता है, यहाँ पे इसका और बना लेते हैं तो ये जो गैप होता है ये कहलाता है एनर्जी गैप, और ये इतना ज़्यादा होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकते। ये कहलाता है बैंड गैप या एनर्जी गैप। और ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा का होगा। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। या अर्धचालक की। तो इसमें जो गैप होता है वो कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली नहीं होंगे, लेकिन जब टेम्परेचर की वजह से ये हो सकता है कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करके पहुंच जाएं और कंडक्शन बैंड में हमें चालकता के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ पे मान लीजिए संख्या में बहुत कम है, एक आध कोई हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुंचेंगे और कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पदार्थों को बैंड थ्योरी के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था, चालक, अचालक और अर्धचालक। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखी है कि जो चालक होते हैं वो करंट का और टेम्परेचर का बोथ इजीली कंडक्ट, करंट एंड हीट कहेंगे हम टेम्परेचर की जगह, करंट एंड हीट कैन इजीली कंडक्ट। और जनरली जो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती उसका हीट भी पास नहीं हो सकती।
तो इस प्रकार से 3 तरह के पदार्थ आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। चालकों की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की घटती है, इंसुलेटर की लगभग वही रहती है। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। चलिए इससे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं। एक प्रिंसिपल दिया जाता है वाइडमैन फ्रेंच लॉ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है तो बता देते हैं इसको। एक लॉ है वाइडमैन फ्रेंच लॉ। ये क्या कहता है वाइडमैन फ्रेंच लॉ? वाइडमैन फ्रेंच लॉ ये बताता है कि किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो उसके परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ऊष्म चालकता और वैद्युत चालकता का अनुपात उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंबल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी से। हेंस स्मॉल के ओवर सिग्मा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट